नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं अपनी बेहद ही पसंदीदा बुक को रिव्यू करने वाला हूं और उसकी शॉर्ट समरी आप सभी के सामने रखने वाला हूं। टाइटल पढ़ के तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि मैं आज द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है, उसकी समरी आज आप सभी को बताने वाला हूं। वैसे बता दूं कि यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। जैसा कि आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत जरूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा कर सके और अच्छे प्रोडक्ट की मार्केट और सेलिंग दोनों करके हमें फायदा पहुंचा सके। लेकिन यह सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना बहुत जरूरी है, जो है पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को यदि आप लेंगे, उनमें यह ताकत होती है कि वह बहुत से लोगों को अपनी सिर्फ बातों से प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग स्टेज का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यह वह डर है जिसके लड़ने के सोच से एक ना एक बार आदमी जरूर घबराता है। यह किताब आपके इस डर का समाधान है। यह आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक में अपनी बात को कह सकते हैं और इस कला में आप माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत कर सकते हैं, अपनी आवाज को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों जरूरी है, तो इस बुक की समरी पूरा देखिए। एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। जैसा कि हम सभी लोग गाड़ी चलाना किसी किताब को पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलानी सीखनी है तो उसे चलाकर ही सीखनी होगी, और लगभग हर कोई गाड़ी चलाते समय एक ना एक बार जरूर गिरता है। ठीक उसी तरह आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना शुरू करना होगा। शुरुआत में तो बहुत सी गलतियां होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होती है। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीख जाते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर्स भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें भी घबराहट हुई। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर ही नहीं लगता। इसका मतलब है कि आपने उस डर पर पूरी तरह से अपना काबू पा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से अपने आप ही इस डर से आजाद हुआ जा सकता है। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना पूरी तरह से छोड़ दीजिए और दिए गए टॉपिक के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, या कहीं उन्होंने कुछ गड़बड़ या गलत तो नहीं बोल दिया। आप यह सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए कि आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी के भी स्टेज पे जाकर बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें वह बोलना भूल भी जाते हैं। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके बिल्कुल जाइए। शुरुआत में तो सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे लोग अच्छा बोलने लग जाते हैं। एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के जरूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाना सुनते वक्त आपने ये जरूर देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता है। उसमें सिर्फ एक तरह का धुन बजता और गाने वाला सिर्फ एक टोन में गाता तो कैसा लगता। कोई भी चीज अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाए तो वो खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग की होती तो कैसा लगता। आपके आसपास हर जगह सब कुछ सिर्फ सफेद रंग का हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अपने टोन को जरूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य के जरूरी हिस्सों पर जोर देकर बात कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको कहना है कि कामयाबी आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है, तो यहाँ पर आप इस वाक्य के कुछ जरूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्मों और नतीजा। अब आप इन जरूरी शब्दों को थोड़ा सा जोड़कर बोलिए ताकि ये शब्द सुनने में बाकी के शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे चिल्लाकर कहें। इसका मतलब है कि उसे कुछ अलग तरीके से कहना है, ये ताकि सुनने वाले को यह लगे कि वह शब्द बहुत जरूरी है। अगर आप जोर से बोलेंगे तो उन शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे हैं तो उन शब्दों पर जोर दीजिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरीके से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वह बाकी शब्दों से बिल्कुल भी अलग नजर आए। अपनी बात के जरूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला है अपनी स्पीच को बदलना।
दूसरा है अपने बोलने की रफ्तार बदलना और तीसरा है कुछ देर तक रुक कर बोलना। जब हम किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को देखते हैं तो वह हर एक वाक्य के बाद एक ना एक पॉज जरूर लेता है ताकि उसका टोन जो है वो बरकरार रहे और ऑडियंस जो है उसके जोक का बहुत आराम से फायदा उठा सके। इसके बाद अगर आप अपनी जरूरी बात को बोलने से ठीक पहले या कुछ देर पहले ही रुक जाएंगे तो वह बाकी बातों से बहुत ही अलग साउंड करेगा। फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज रफ्तार से बोलते हैं और अंत में जो मुख्य वाक्य है उसको बहुत धीरे तरीके से सामने की तरफ लाते हैं तो इस तरह से आपकी स्पीच बहुत ही आकर्षक बन जाती है। अपनी बात के जरिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज है जो हमारी जिंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सके तो वो आपको बहुत पसंद करेंगे। इसीलिए लोग कॉमेडी शोज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म, क्योंकि कॉमेडी में स्टैंड अप कॉमेडियन एक भावना पैदा करता है जिसको हम लोग खुशी कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर्स नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन्स रख दिए जाए तो संभावना ज्यादा है कि आप आईफोन को ही चुनेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा बहुत बढ़ जाएगा। भावनाएं हमारी जिंदगी को चलाती है, इसीलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू कर लेते हैं तो आप लोगों के दिलों पर काबू बहुत आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा करें, इसका भी तो कोई समाधान होना चाहिए। बिल्कुल आसान शब्दों में प्रैक्टिस करें कि आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं उसको आप अपनी अंदर पूरी तरह से घुसने की कोशिश कीजिए, उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनमें वह भावनाएं पैदा होने लगती है कि वह किस तरह से उस कैरेक्टर में उतरे। आपने रणवीर सिंह के बारे में तो जरूर सुना होगा। उन्होंने हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से निभाने के लिए उस कैरेक्टर में घुसने की पूरी तरह से कोशिश की है, जिसके चलते उनके चलने का तरीका, उनके हाव भाव और उनके बोलने का तरीका सभी में बहुत डिफरेंस आ जाता है। बोलने के साथ ही आपको अपने जेस्चर को भी ध्यान में रखना होगा। जेस्चर का मतलब होता है बोलते वक्त अपने हाथ और अपने शरीर को अपनी स्पीच के हिसाब से हिलाना। यह वो इशारे होते हैं जिसे देखकर लोग आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ सके। इसमें माहिर बनने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सबसे पहले तो इन्हें जबरदस्ती बाहर लाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। जेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलने चाहिए और यदि आप जबरदस्ती इसे बाहर लाने की कोशिश करेंगे तो तुरंत सभी को पता चल जाएगा कि वह पूरी तरह से नकली जेस्चर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप एक ही जेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे उसी तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी ऐसा भी संभव हो जाता है कि यह आपके अंदर से खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। आप अगर एक होनहार स्पीकर हैं तो एक स्पीच में 2 या 3 बार आपके जेस्चर बदलते रहने चाहिए। इसके बाद आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से जो जेस्चर निकल रहा है उसकी स्पीच और आपके टोन के साथ बिल्कुल मैच हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का जेस्चर कुछ और रहता है और उनके बोलने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है, जिससे पूरी तरह से सामने वाली ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि वह किस संदर्भ में अपनी बात को कहना चाह रहा है। इसीलिए आप शीशे के सामने इसकी प्रैक्टिस पहले जरूर कीजिए। शीशे के सामने प्रैक्टिस करते समय आप ये जरूर देखिए कि कौन सा जेस्चर अच्छा लग रहा है, इसे और सुधारा जा सकता है और क्या आपको किस जगह पे कौन से जेस्चर को निकालने की ज्यादा जरूरत है। सिर्फ हाथ बढ़ा देने से या हाथ निकाल देने से ही जेस्चर नहीं होता, आपको उसे अपनी स्पीच के हिसाब से चेंज करते रहना होगा ताकि लोगों तक आपकी बात भावनाओं के साथ बहुत आसानी से पहुंचे। तो इन सब बातों का अब क्या कंक्लूजन निकलता है? हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस कर सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले अपने टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और साथ ही अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए
ताकि आप लंबे समय तक अच्छे से बोल सके। अपनी बातों के जरिए लोगों में भावनाएं पैदा करने की कोशिश कीजिए। हर रोज अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसमें बेहतर बन सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए? सबसे पहले है वोकैबुलरी। आप अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से ही बेहतर हो जाएगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतरीन और सटीक तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसीलिए अब से अगर आप कोई भी किताब पढ़ें तो उनमें आने वाले उन शब्दों को नोट कर लीजिए जिन्हें आप अपनी स्पीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का यह द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक की समरी कैसे लगी, आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही आप सब्सक्राइब का बटन भी दबाकर घंटा प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपसे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है और सच में मैंने भी बहुत सारी चीजें इस किताब से सीखी हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।